इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे रैंकाइन साइकिल को, जो लास्ट लेक्चर में आपके छूट गया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, वर्किंग ऑफ रैंकाइन साइकिल एंड एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो दो मेथड वहाँ पे थे, डिक्रीजिंग मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, जिसके लिए हमें कंडेंसर प्रेशर को कम करना पड़ा था, एंड दैट इज नॉट द प्रैक्टिकल वे। And the second method is increasing the mean temperature of heat addition. Increasing the mean temperature of heat addition can be achieved by two methods: by increasing boiler pressure and by doing superheating, जो कि दोनों प्रैक्टिकली रैंकाइन साइकिल में यूज की जा सकती हैं। बॉयलर प्रेशर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है और साथ ही साथ उसमें सुपर हीटिंग भी ऐड की जाती है, ताकि जो मीन टेम्परेचर है हीट एडिशन का वो इंक्रीज हो जाए और साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाए। तो ये प्रैक्टिकल मेथड्स हैं कि बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और सुपर हीटिंग उसमें ऐड कर देते हैं साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। ये क्या होता है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन? जैसे स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है, वैसे यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है, स्टीम है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन हो जाएगा। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होगा? स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर आउटपुट। मीन्स 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए, 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टीम का मास फ्लो रेट चाहिए होगा, दैट विल बी द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। तो मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय द पावर। ठीक है, तो 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए कितनी स्टीम की मास फ्लो रेट चाहिए होगा, दैट इज द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। नाउ पावर क्या होगी यहाँ पे? पावर विल बी द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय द वर्क डन पर केजी। तो कितना वर्क डन हो रहा है 1 केजी स्टीम के द्वारा एंड मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ स्टीम। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पावर आउटपुट हो जाएगा। तो अगर हम इस पावर आउटपुट को यहाँ स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन में पुट करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इन केजी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय द पावर, और पावर की जगह हमने पुट कर दिया m डॉट एस मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू नेट। तो m डॉट एस से m डॉट एस कैंसिल हो गया, केजी पर सेकेंड से केजी पर सेकेंड कैंसिल हो गया। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या बचा? 1 अपॉन डब्ल्यू नेट, और इसकी यूनिट क्या होगी? केजी पर किलो जूल। ठीक है, लेकिन केजी पर किलो जूल में हमें इसकी यूनिट नहीं चाहिए, हमें इसकी यूनिट को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, 1 अपॉन डब्ल्यू नेट, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो 1 अपॉन डब्ल्यू नेट है, लेकिन यूनिट में हम क्या करते हैं, इसको किलो, नीचे जो डिनोमिनेटर में किलो जूल है इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, किलो जूल पर सेकंड को सेकंड से किलो जूल को सेकंड से डिवाइड कर दिया और सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सेकंड से हमने डिवाइड किया दैट इज किलो जूल पर सेकंड बन गया किलोवाट, और 1 सेकंड जो जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। तो क्या हो गया फॉर्मूला? 1 kg अपॉन डब्ल्यू नेट किलोवाट सेकेंड। अब इस सेकंड को आर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब चूंकि ये पहले से ही डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, तो 3600 से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये बन जाएगा 3600 kg अपॉन डब्ल्यू नेट किलोवाट आवर। यानी कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी हो जाएगी स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन की, वो हो जाएगी 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट, और इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी केजी पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो दैट इज द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, जो कि होता है कि 1 किलोवाट पावर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम का कितना मास फ्लो रेट नीडेड होता है। नाउ एक चीज और है यहाँ पे, इस हीट रेट। व्हाट इज हीट रेट? हीट रेट क्या होता है? जैसे स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन होता है कि 1 किलोवाट पावर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मास फ्लो रेट की जरूरत पड़ेगी स्टीम के, वैसे ही हीट रेट भी होता है कि 1 किलोवाट पावर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट रेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जो यूनिट है वो सेम है, क्योंकि हीट रेट अगर आप 1 किलोवाट पावर आउटपुट की बात कर रहे हैं तो 1 किलोवाट हीट रेट की भी बात करेंगे, यानी कि हीट एडेड की भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप जो पावर है वो किलो जूल पर केजी में भी बात कर रहे हैं तो हीट की बात करें फिर किलो जूल पर केजी में करें। ठीक है,
इसलिए मैंने यहाँ पे हीट रेट के लिए, ये हीट रेट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि कितना रेट ऑफ हीट इनपुट मतलब किलोजूल पर सेकंड में कितनी हीट चाहिए हमें 1 किलोवाट पावर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसको अगर हम दोनों को स्टीम के मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोनों वैसे भी मास फ्लो रेट ऊपर नीचे स्टीम के कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा डब्ल्यू नेट और ऊपर बचेगा डिनोमिनेटर में क्यू इन, यानी कि डब्ल्यू नेट 1 किलोवाट डब्ल्यू नेट प्रोड्यूस करने के लिए कितना हीट रेट हमें चाहिए होगा, दैट इज द हीट रेट। ठीक है, अभी देखिए डब्ल्यू नेट और क्यू इन को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इन क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इन क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, इसलिए क्यू इन अपॉन डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। तो हीट रेट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इफिशियंसी। ना इफिशियंसी की कोई यूनिट होती है और ना ही हीट रेट की कोई यूनिट होती है। ठीक है, तो इसलिए हीट रेट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इफिशियंसी। नेक्स्ट आते हैं रीहीट साइकिल पे, रीहीट रैंकाइन साइकिल। रीहीट रैंकाइन साइकिल में क्या करते हैं, पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। रीहीट रैंकाइन साइकिल में साइकिल का जो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा पंप में, ये बिल्कुल सेम रहेगा। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा बॉयलर में, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद जो एक्सपेंशन प्रोसेस है, उस एक्सपेंशन प्रोसेस को हम 2 पार्ट में करते हैं। एक्सपेंशन प्रोसेस विल बी इन 2 स्टेजेस। तो पहली स्टेज को हम बोलते हैं हाई प्रेशर टरबाइन स्टेज और दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन स्टेज। ठीक है, तो पहले हाई प्रेशर टरबाइन स्टेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3-4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करते हैं हाई प्रेशर टरबाइन में, उसका थोड़ा एक्सपेंशन करते हैं, पूरा उसको एक्सपेंड नहीं करते। अब चूंकि एक्सपेंशन में कर रहे हैं तो उसका प्रेशर, एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उसका प्रेशर फर्स्ट हाई प्रेशर टरबाइन वाली जो स्टेज है, उस स्टेज में हम उसको कंडेंसर प्रेशर तक नहीं लेके जाएंगे, मींस कंडेंसर प्रेशर तक एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे हाई प्रेशर टरबाइन। थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद, थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद हम उसको वापस से बॉयलर में लेके जाएंगे उसको रीहीट करने के लिए। एक बार हीट तो हमने पहले ही उसको कर दिया था कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे दोबारा से उसको हीट कर रहे हैं, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, रीहीट कर रहे हैं। तो हाई प्रेशर टरबाइन से उस स्टीम को थोड़ा एक्सपेंड करने के बाद बॉयलर प्रेशर से ही चूंकि कम हो जाएगा, क्योंकि स्टीम एक्सपेंड हो चुकी है, तो बॉयलर प्रेशर से थोड़े कम प्रेशर पे हम उसको वापस से इसमें हीट ऐड करते हैं, उसको रीहीट कर लेते हैं। और रीहीट करने के बाद कोशिश यही करते हैं कि जो प्रेशर तो चूंकि एक्सपेंशन में डाउन हो गया है, लेकिन टेम्परेचर कम से कम बॉयलर के एग्जिट टेम्परेचर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उसको उसी टेम्परेचर पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिस टेम्परेचर पे जो मेन स्टीम थी, हाई प्रेशर जो स्टीम थी, वो वाली स्टीम तक के टेम्परेचर तक पहुंचा। ठीक है, तो अगर हम इसको पीवी डायग्राम में देखें तो पीवी डायग्राम में 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड देन 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द बॉयलर, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द बॉयलर एंड देन 3 to 4 हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा हाई प्रेशर टरबाइन में थोड़ा सा एक्सपेंड किया, पूरा एक्सपेंड नहीं किया, 3-4 प्रोसेस में हाई प्रेशर टरबाइन में थोड़ा सा एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद उसमें फिर से हीट ऐड कर दी, जिसको हम रीहीट बोल रहे हैं। तो दैट हीट एडेड अगेन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो एक्सपेंड करने के बाद जो प्रेशर डाउन हो गया, दैट प्रेशर इज 4 पॉइंट प्रेशर, रीहीट प्रेशर। ठीक है, तो जो प्रेशर 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको बॉयलर प्रेशर बोलते हैं। जो प्रेशर 6 पॉइंट पे और 1 पॉइंट पे है उसको कंडेंसर प्रेशर बोलते हैं। और जो प्रेशर 4 पॉइंट और 5 पॉइंट पे है उसको रीहीट या इंटरमीडिएट प्रेशर, रीहीट प्रेशर या फिर इंटरमीडिएट प्रेशर बोलते हैं। तो पहले हमने उसको इंटरमीडिएट प्रेशर तक डिक्रीज कर। इंटरमीडिएट प्रेशर का मतलब दोनों का आधा नहीं होता है, उसको सिर्फ थोड़ा सा ही एक्सपेंड किया जाता है 3-4 प्रोसेस में। तो उसके बाद इंटरमीडिएट प्रेशर पे उसको फिर से कांस्टेंट प्रेशर पे रीहीट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो 5 पॉइंट का टेम्परेचर है वो 3 पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। 3 पॉइंट क्या है, बॉयलर 3 पॉइंट है बॉयलर एग्जिट पॉइंट, यानी कि बॉयलर के एग्जिट पॉइंट पे जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर वापस से अचीव करने की कोशिश करते हैं थ्रू द रीहीट। तो वापस से इसको इंटरमीडिएट प्रेशर पे रीहीट करते हैं, कोशिश करते हैं 3 पॉइंट टेम्परेचर तक लेके जाने की। और उसके बाद उसके बाद इसका लो प्रेशर टरबाइन में फुल एक्सपेंशन कर देते हैं। लो प्रेशर टरबाइन में उसका पूरे का पूरा एक्सपेंशन कर देते हैं। पूरा एक्सपेंशन, फुल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि उसको फाइनली कंडेंसर प्रेशर तक लेके चले जाते हैं।
कंडेंसर प्रेशर तक उसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो 5 to 6 जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, फाइनली उसको पूरे का पूरा लो प्रेशर टरबाइन में पूरे का पूरा उसको एक्सपेंड कर देते हैं, जो भी उसमें एनर्जी बची। अब इसका फायदा क्या है, इसको क्यों करते हैं? मेनली जो रीहीटिंग करने का पर्पस है रैंकाइन साइकिल में, वो होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट ऑफ टरबाइन। टरबाइन के एग्जिट पे स्टीम की क्वालिटी मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए रीहीट करते हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो अगर इस टीएस डायग्राम में हम देखें, तो अगर हम 3-4 जो एक्सपेंशन हमने किया था थोड़ा सा, यही इसी हाई प्रेशर टरबाइन में ही पूरे का पूरा एक्सपेंशन कर देते हैं इसका, तो ये वाला जो पॉइंट है 4 पॉइंट, अगर हम इसको नीचे लेके जाएं तो ये 6 पॉइंट के काफी ज्यादा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, काफी ज्यादा लेफ्ट में जाके इस पॉइंट को टच करता है। ठीक है, और इस वेपर डोम के अंदर हम जितना लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं उतना ही ज्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होता जाता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होने का मतलब कि उसमें लिक्विड वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। अब टरबाइन के अंदर अगर लिक्विड बनने लगेगा या लिक्विड की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगेगी तो ब्लेड का इरोजन होने लगेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब वो हाई वेलोसिटी के साथ उन ब्लेड्स पे लगेगी तो वो ब्लेड को क्या करेगी, इरोड करने लगेगी। इरोड करने का मतलब वहां से वो फटने लगेंगे ब्लेड्स। तो हाई प्रेशर अगर टरबाइन के अंदर ही वाटर जो वेपर है वो वाटर में, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने लगेगी या ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ब्लेड्स का इरोजन हो जाएगा। तो इस वजह से हम कोशिश यही करते हैं कि जो टरबाइन के एग्जिट पे हमें क्वालिटी मिले वो 1 के आसपास मिले, यानी कि सैचुरेटेड वेपर के आसपास हमें क्वालिटी मिलनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हम रैंकाइन साइकिल में रीहीट को ऐड करते हैं। ठीक है, दूसरा एडवांटेज होता है कि इफिशिएंसी भी इससे इंक्रीज होती है, लेकिन इफिशिएंसी इंक्रीज करना यहाँ पे सेकेंडरी एडवांटेज है। इफिशिएंसी इंक्रीज करना यहाँ पे सेकेंड एडवांटेज है। तो जो मेन पर्पस है रीहीटिंग का, जो प्राइमरी फंक्शन है वो होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टीम या ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एट टरबाइन एग्जिट। टरबाइन के एग्जिट पे जो स्टीम है उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम साइकिल में रीहीट ऐड करते हैं। साथ ही साथ सेकेंडरी एक एडवांटेज भी हमें इसमें मिल जाता है कि साइकिल की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो दैट इज द रीहीट साइकिल के अंदर, रैंकाइन साइकिल के अंदर हम रीहीटिंग को किस तरह से ऐड करते हैं और क्यों करते हैं। रीहीट साइकिल की इफिशिएंसी, अगर साइकिल में हमने रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग भी की है तो इसकी इफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इफिशिएंसी क्या होगी, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इन, यानी कि जो वर्क आउटपुट साइकिल से जो वर्क आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है नेट वर्क डिवाइडेड बाय द कितना हमने हीट ऐड किया। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे कंपेयर टू द आइडियल रैंकाइन साइकिल? यहाँ पे जो हीट एडेड है वो 2 बार है। पहला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2-3 में बॉयलर में, और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 4-5 में यानी कि रीहीटर। तो 2 बार यहाँ पे हीट एडेड है, तो ये जो क्यू इन की वैल्यू है वो 2 बार हो जाएगी, H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4। ठीक है, और जो वर्क आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 2 बार है, एक हाई प्रेशर टरबाइन में और दूसरा लो प्रेशर टरबाइन में। तो एक तो 3-4 प्रोसेस में वर्क आउटपुट मिलेगा और दूसरा 5-6 प्रोसेस में वर्क आउटपुट। ठीक है, तो W आउट माइनस W इन, W आउट कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 प्रोसेस में हाई प्रेशर में H3 माइनस H4 प्लस लो प्रेशर में H5 माइनस H6। तो W आउट कितना हो जाएगा, H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6। W इन में कोई चेंज नहीं आएगा, W इन तो ऐसे ही रहेगा, H2 माइनस H1 ही रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ चेंज आएगा हीट एडेड में। हीट एडेड भी 2 बार है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2-3 में और एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 4-5 में। तो 2-3 में हो जाएगी H3 माइनस H2 और 4-5 में हो जाएगी H5 माइनस H4। ठीक है, तो हीट एडेड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और W आउटपुट जो हो रहा था वो 2 स्टेजेस में वो चेंज हो जाएगा। तो नाउ द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज क्या हो जाएगी, W आउट H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6 माइनस W इन H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय Q इन H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4। तो नाउ दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ रीहीट साइकिल। उसके बाद आते हैं रीजनरेशन पे। रीजनरेशन भी किया जाता है इसमें। रीजनरेशन कैसे करते हैं इसमें, एक टीएस डायग्राम बना हुआ है और एक इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले टीएस डायग्राम में अगर हम देखें 1 पॉइंट से साइकिल को स्टार्ट करते हैं, तो 1 पॉइंट से क्या होगा, सबसे पहले 1 पॉइंट से साइकिल स्टार्ट होगी और 1 से 2
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा पंप में। इधर सर्किट डायग्राम में देखें यहाँ पे, तो 1 से 2 यहाँ पे बना हुआ है पंप के अंदर, इसका साइकिल में 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा पहले स्टीम का, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से 2 जो कंप्रेशन हो रहा है, 1 से 2 जो कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, कंडेंसेशन जो वाटर कंडेंसेट हुआ कंडेंसर में, उसमें पूरा मास नहीं है, जो वर्किंग फ्लूइड है उसका पूरा मास नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी आगे देखते हैं। तो 2 पॉइंट पे पहुंचने के बाद, 2 पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या करते हैं, इसको एक ओपन फीड वाटर हीटर में लेके जाते हैं। ओपन फीड वाटर हीटर में इसको लेके जाते हैं। ओपन फीड वाटर में इसको लेके जाने से क्या होता है, इसमें थोड़ी सी हीट ऐड हो जाती है। हीट ऐड होने के बाद में ये पहुंच जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पे ही रहता है, कांस्टेंट प्रेशर पे पहुंच जाता है 3 पॉइंट पे। यहाँ टीएस डायग्राम में देखें तो ये 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 3 पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ 3 पॉइंट पे ये 6 पॉइंट से, यहाँ से टरबाइन से थोड़ी सी स्टीम हमने निकाल ली, और वाई अमाउंट ऑफ स्टीम हमने यहाँ से टरबाइन से निकाल ली, थोड़ा सा अमाउंट, लगभग अगर अगर हम उसको लगभग 20% या 30% हमने स्टीम यहाँ से निकाल ली है टरबाइन से, और उसको हमने ओपन फीड वाटर में इस वाटर के साथ मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होने के बाद सेम प्रेशर पे इसको करेंगे हम, ठीक है। कंडेंस होने के बाद में क्या होगा, उसको फिर दूसरे पंप में लेके जाएंगे, ठीक है। दूसरे पंप में लेके जाने के बाद इसका जो टोटल मास है यहाँ पे, अब जो है वो मास यहाँ से देखो, इधर वाई हमने टरबाइन से वाई निकाल लिया था, तो टरबाइन के पास कितना बचा था, 1 माइनस वाई। टरबाइन के पास कितना बचा था, 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस वाई यहाँ से आया पंप से, और वाई आया टरबाइन से, तो कितना हो गया 1, यानी कि पूरा मास इस ओपन फीड वाटर में उसका हो गया। उसके बाद 3-4 प्रोसेस में उसको फिर से बॉयलर प्रेशर तक के लिए कंप्रेस करेंगे। बॉयलर प्रेशर तक उसको कंप्रेस करके उसके बाद का जो प्रोसेस है वो फिर से में बॉयलर प्रेशर तक उसको कंप्रेस करने से बॉयलर में उसमें हीट ऐड हो जाएगी, एंड देन उसके बाद टरबाइन में उसका एक्सपेंशन करेंगे। टरबाइन में जब हम उसका एक्सपेंशन करेंगे तो हम करते क्या है कि टरबाइन में उसका थोड़ा एक्सपेंशन करने के बाद, 6 पॉइंट पे एक्सपेंशन करने के बाद थोड़ी सी स्टीम वहां से निकाल लेते हैं, और बाकी का जो बची हुई स्टीम है वाई परसेंटेज उसका फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, और 1 माइनस वाई जो बचा है उसका फिर से एक्सपेंशन कर दिया 7 पॉइंट तक, यानी कि कंडेंसर प्रेशर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 पॉइंट पे जो 5 पॉइंट पे जो इसका टरबाइन में इसका इनलेट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेंशन करने के बाद ये एक इंटरमीडिएट प्रेशर 6 पॉइंट पे जो इंटरमीडिएट प्रेशर हमें मिला, उस प्रेशर पे हमने इसको ओपन फीड वाटर में मिक्स किया, और वही प्रेशर, क्योंकि देखो 1 माइनस वाई का जो प्रेशर है वो तो कंडेंसर प्रेशर पे पहुंच गया, तो फिर इसको अलग अलग प्रेशर की स्टीम को कैसे ओपन फीड वाटर में मिक्स करेंगे। तो पहले इसका जो प्रेशर है कंडेंसर प्रेशर से इस इंटरमीडिएट प्रेशर तक लेके आएंगे, यानी कि 6 पॉइंट पे जो प्रेशर है उस पॉइंट तक लेके आएंगे, और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो दोनों का जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होकर पहुंच जाएगा 3 पॉइंट पे, और जो 6 पॉइंट पे स्टीम हमने निकाली थी वो स्टीम कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से 6 पॉइंट से ये भी कंडेंसेशन के बाद पहुंच जाएगी 3 पॉइंट। तो फाइनल जो इसका टेम्परेचर और प्रेशर होगा 6 पॉइंट या 3 पॉइंट का प्रेशर, और टेम्परेचर होगा 3 पॉइंट का प्रेशर, ठीक है। उसके बाद ये जो वाटर है यहाँ पे सैचुरेटेड वाटर, इसको फिर से कंप्रेस करेंगे दूसरे पंप में 3-4 प्रोसेस में, और इसको अब लेके जाएंगे बॉयलर प्रेशर, और फिर इसको बॉयलर प्रेशर तक लेके जाने के बाद बॉयलर में हीट ऐड करेंगे, एंड देन टरबाइन पे फिर इसका एक्सपेंशन। तो दैट इज अ रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल। रीजनरेशन में अब ये सब तामझाम क्यों करना है, क्यों यहाँ से बीच में से स्टीम एक्सट्रैक्ट करनी है, ये हम करते हैं साइकिल की इफिशियंसी को इंक्रीज करने, ठीक है। तो रीजनरेशन, अगर हम रैंकाइन साइकिल, सिंपल रैंकाइन साइकिल में रीजनरेशन अप्लाई करते हैं तो साइकिल की इफिशियंसी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एक्चुअल स्टीम साइकिल पे। एक्चुअल स्टीम साइकिल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें एक्चुअली जहां जहां पे स्टीम ट्रेवल करती है वो पूरे का पूरा सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको समझने की थोड़ा कोशिश करो। टीएस डायग्राम पे इसको बनाया हुआ है, और यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम भी बनाया हुआ है। इसमें अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे 2 रीजनरेशन की स्टेजेस हैं। 2 रीजनरेशन की स्टेजेस हैं, एक 4 मेगापास्कल पे है
और दूसरी 0.5 मेगापास्कल पे रीजनरेशन। और जो रीहीटिंग हमने की है वो रीहीटिंग कौन से प्रेशर पे की है, 4 मेगापास्कल पे। मतलब पहली स्टेज के बाद, पहला हाई प्रेशर टरबाइन के बाद में हमने एक रीजनरेशन स्टेज निकाली और बाकी जो बची उसको रीहीट भी कर दिया 1 माइनस वाई, और उसके बाद 1 माइनस वाई में से भी थोड़ा सा फ्रैक्शन फिर जेड निकाल लिया। ठीक है, जेड निकालने के बाद में जेड निकाल लिया हमने, और उसके बाद यहाँ से जो बचा 1 माइनस वाई तो पहले से था, जेड और निकाल लिया तो 1 माइनस जेड बचा। तो इसका देखते हैं सर्किट डायग्राम में, इसको समझते हैं। साइकिल स्टार्ट होती है पॉइंट 1 से। पॉइंट 1 में सबसे पहले पॉइंट 1 से 2 तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है वाटर का जो कंडेंस हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसका पूरे का पूरा मास नहीं है। या फिर हम साइकिल को 9 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 9 पॉइंट से। 9 पॉइंट पे अभी क्या है, पूरे का पूरा मास है यहाँ पे। 9 पॉइंट पे जो वर्किंग फ्लूइड है उसका पूरा मास है, और 9 पॉइंट का टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 15 मेगापास्कल। ये मैंने प्रैक्टिकल वैल्यूज लेके समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो 15 मेगापास्कल यानी कि 150 बार। तो 150 बार, ये 15 मेगापास्कल का प्रेशर है 9 पॉइंट पे। 9 पॉइंट इज द बॉयलर एग्जिट पॉइंट, बॉयलर से एग्जिट जो स्टीम हो रही है। मास यहाँ पे पूरा है 100% उसका, तो वर्किंग फ्लूइड का। प्रेशर है 15 मेगापास्कल, टेम्परेचर है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से वो स्टीम जाएगी पहले एक हाई प्रेशर टरबाइन को। हाई प्रेशर टरबाइन में उस स्टीम का थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, पूरी जो 100% अमाउंट है, मास है उसका, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, और उस एक्सपेंशन के बाद जो प्रेशर हमें मिलेगा 10 पॉइंट पे वो होगा 4 मेगापास्कल। तो 10 पॉइंट का प्रेशर 4 मेगापास्कल। तो सबसे पहले हम इसको हाई प्रेशर टरबाइन में 15 मेगापास्कल से 4 मेगापास्कल तक इसको एक्सपेंड करेंगे हाई प्रेशर टरबाइन में। उसके बाद 10 पॉइंट तक भी अभी हमारा क्या है, एक ही स्ट्रीम है जिसमें 100% उसका अमाउंट है वर्किंग फ्लूइड का। 10 पॉइंट पे जब 4 मेगापास्कल तक हमने उस स्टीम को एक्सपेंड कर लिया हाई प्रेशर टरबाइन में, उसके बाद हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसमें से वाई अमाउंट निकाल के पहुंचा देते हैं क्लोज फीड वाटर हीटर में, और बाकी का जो बचा 1 माइनस वाई उसको लेके जाते हैं रीहीटर में। तो पहला अमाउंट रीजनरेशन के लिए हमने एक्सट्रैक्ट किया 4 मेगापास्कल पे। पूरा जो अमाउंट था उसमें से वाई अमाउंट हमने निकाल लिया और 1 माइनस वाई को रीहीटर में भेज दिया। ठीक है, रीहीटर में भेजने के बाद इस वाई पे मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं साइकिल को आगे कंटिन्यू करता हूँ। 10 पॉइंट के बाद 10 टू 11 कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी रीहीटिंग हो जाएगी। तो 10 पॉइंट का प्रेशर और 11 पॉइंट का प्रेशर सेम रहेंगे, दैट इज 4 मेगापास्कल। तो इस सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं कि 10 पॉइंट यहाँ पे ये बना हुआ है, इस 10 पॉइंट से 11 पॉइंट तक इसकी रीहीटिंग हो रही है, और वो रीहीटिंग होगी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, एंड द प्रेशर विल बी 4 मेगापास्कल। उसके बाद 11 पॉइंट से इधर आ जाते हैं टीएस डायग्राम में। 11 पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज 4 मेगापास्कल, अमाउंट इज 1 माइनस वाई, और टेम्परेचर हमने वापस से रीहीटिंग में अचीव कर लिया जो कि बॉयलर के एग्जिट में था, दैट इज 600 डिग्री। तो 11 पॉइंट पे जब हम पहुंचे तो 11 पॉइंट पे हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन करने के बाद जो अमाउंट बचा दैट इज 1 माइनस वाई, प्रेशर मिला 4 मेगापास्कल और टेम्परेचर 600 हमने रीहीटिंग से कर लिया। उसके बाद ये जाता है लो प्रेशर टरबाइन में। 11 पॉइंट के बाद जाएगा लो प्रेशर टरबाइन में, अमाउंट होगा 1 माइनस वाई। लो प्रेशर टरबाइन में इसका एक्सपेंशन होगा 12 पॉइंट तक। लो प्रेशर टरबाइन में ये देखिए यहाँ से 11 पॉइंट से 600 डिग्री सेल्सियस से इसका एक्सपेंशन होगा 12 पॉइंट तक लो प्रेशर टरबाइन में। और 12 पॉइंट के बाद 12 पॉइंट पे हम इसमें से 12 पॉइंट तक एक्सपेंशन होगा, यानी कि 0.5 मेगापास्कल तक हमने इसका एक्सपेंशन किया। 0.5 मेगापास्कल तक, 4 मेगापास्कल से 0.5 मेगापास्कल तक इसमें लो प्रेशर टरबाइन में इसका फर्स्ट स्टेज में कंप्रेशन एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन करने के बाद Z 1 माइनस वाई था सिर्फ यहाँ पे, और उसमें से भी Z हमने निकाल लिया स्टीम। Z अमाउंट 0.5 मेगापास्कल पे Z अमाउंट ऑफ स्टीम हमने निकाल लिया लो प्रेशर टरबाइन। तो अब बाकी का जो अमाउंट बचा वो कितना बचा, 1 माइनस वाई तो पहले से ही था लो प्रेशर टरबाइन में, और Z भी निकाल लिया, तो अमाउंट बचा 1 माइनस वाई। इस 1 माइनस वाई माइनस Z अमाउंट को
12 पॉइंट से फिर एक्सपेंड कर दिया 13 पॉइंट यानी कि कंडेंसर प्रेशर तक, यानी कि 10 किलो पास्कल तक। तो 10 किलो पास्कल तक बाकी का जो अमाउंट बचा था 1 माइनस वाई, उसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया कंडेंसर प्रेशर तक। उसके बाद जो एक्सपेंशन था वो कंप्लीट हो गया, जो अमाउंट बचा था वो था 1 माइनस वाई माइनस जेड, और जो प्रेशर था वो कंडेंसर प्रेशर पे पहुंच गया। कंडेंसर प्रेशर पे पहुंचने के बाद कंडेंसर प्रेशर पे पहुंचने के बाद जो अमाउंट बचा हुआ था 1 माइनस वाई माइनस जेड अमाउंट जो बचा हुआ था, उस अमाउंट का हमने क्या किया, कंडेंसेशन कर लिया 10 किलो पास्कल। कंडेंसेशन करने के बाद जो अमाउंट बचा था उसको 1 पॉइंट पे हम ले गए। ठीक है, अब 1 पॉइंट पे ले जाने के बाद 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक हमने जो अमाउंट बचा हुआ था 1 माइनस वाई माइनस जेड, तो जो अमाउंट बचा हुआ था 1 माइनस वाई माइनस जेड, उसको पहले हमने कंप्रेस किया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पहले पंप 1 में उसका कंप्रेशन किया, और कंप्रेशन करके हम उसका प्रेशर इंक्रीज किया हमने 0.5 मेगा पास्कल तक। ठीक है, उसका प्रेशर हमने इंक्रीज किया 5.5 मेगा पास्कल, और उसको 0.5 मेगा पास्कल तक उस प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद ये जो Z अमाउंट यहां से हमने निकाला था 12 पॉइंट के बाद 0.5 मेगा पास्कल से, इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया। ये देखिए, लो प्रेशर टरबाइन से पॉइंट नंबर 12 से जो Z अमाउंट हमने निकाल लिया था 0.5 मेगा पास्कल पे, उस अमाउंट को इस पंप 1 से जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करके हमें प्रेशर मिला है 0.5 मेगा पास्कल, दोनों का प्रेशर सेम है, तो इसको ओपन फीड वाटर में हमने यहाँ पे मिला दिया। ओपन फीड वाटर में हमने मिक्स कर दिया, तो जो स्टीम 0.5 मेगा पास्कल पे हमने एक्सट्रैक्ट की थी 12 पॉइंट पे, वो कंडेंस हो जाएगी और वो पहुंच जाएगी 3 पॉइंट पे। और जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करने के बाद हमें लिक्विड मिला था 2 पॉइंट पे, उसमें हीट ऐड हो जाएगी और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो भी पहुंच जाएगा 3 पॉइंट। तो अब 3 पॉइंट पे यहाँ से 12 पॉइंट से ये कंडेंस होकर 3 पॉइंट पे पहुंच गया, और ये 2 पॉइंट से टेम्परेचर इंक्रीज होकर 3 पॉइंट पे पहुंच गया। और 3 पॉइंट पे एक साइड से मास आया था Z और दूसरी साइड से आया था 1 माइनस वाई माइनस जेड, दोनों ऐड हो गए तो अमाउंट बचा 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ओपन फीड वाटर हीटर से जो अमाउंट यहाँ से निकल रहा है दैट इज 1 माइनस वाई। 3 पॉइंट पे जो अमाउंट निकल रहा है ओपन फीड वाटर हीटर से, दैट इज द 1 minus y amount, and the pressure is 0.5 मेगा पास्कल। ठीक है, अब उस 0.5 मेगा पास्कल का, ये जो 0.5 मेगा पास्कल का अमाउंट है 1 माइनस वाई, इसको हम लेके जाते हैं दूसरे पंप में। इसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा प्रोसेस 3-4 में, और ये जो 1 माइनस वाई अमाउंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझने की जरूरत है, ये जो 1 माइनस वाई अमाउंट है, इसका प्रेशर बॉयलर प्रेशर तक इंक्रीज कर लिया जाता है दूसरे पंप में। ठीक है, तो 1 माइनस वाई अमाउंट जो ओपन फीड वाटर हीटर में है, उसका प्रेशर दूसरे पंप में ले जाके हमने बॉयलर प्रेशर तक इंक्रीज कर लिया, यानी कि 4 पॉइंट पे जो हमें प्रेशर मिलेगा दैट इज द बॉयलर प्रेशर 4 पॉइंट पे। अब इस 4 पॉइंट पे जो हमें, ये टीएस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, 4 पॉइंट पे जो प्रेशर मिलेगा दैट इज द 4 पॉइंट पे जो प्रेशर हमें यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, बॉयलर प्रेशर है। ठीक है, तो 4 पॉइंट का जो प्रेशर है वो बॉयलर प्रेशर पे हो गया। अब इस 1 माइनस वाई अमाउंट को, क्योंकि ये बॉयलर प्रेशर पे है, इसको मिक्स करेंगे हम वाई अमाउंट के साथ जो हमने रीजनरेशन की पहली स्टेज में निकाला था 4 मेगा पास्कल। बॉयलर प्रेशर इज 15 मेगा पास्कल, जो वाई अमाउंट हमने निकाला था वो था 4 मेगा पास्कल पे। तो दोनों को ओपन फीड वाटर हीटर में नहीं मिक्स कर सकते क्योंकि दोनों का प्रेशर अलग है। उसके लिए हम उसको क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में करेंगे, जहां पे उन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं होगा, सिर्फ हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जो 4 पॉइंट पे 1 माइनस वाई अमाउंट था, उसको हमने पास कराया क्लोज फीड वाटर हीटर से। उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया
5 पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर। टीएस डायग्राम में देख सकते हैं 4 पॉइंट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके पहुंच गया 5 पॉइंट तक, ठीक है। और जो 4 मेगा पास्कल पे वाई अमाउंट था, याद रखना यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हुई है, तो दोनों जो स्ट्रीम है 1 माइनस वाई और वाई वो अलग अलग चल रहे हैं अभी भी। तो वाई पॉइंट पे 4 मेगा पास्कल पे प्रेशर पे जो हमने वाई अमाउंट स्ट्रीम का निकाला था वो भी क्लोज्ड वाटर क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में एंटर करेगा, लेकिन उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा और वो अपनी हीट प्रेशर उसका 4 मेगा पास्कल ही रहेगा और वो अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा इस फ्लूइड को 1 माइनस वाई अमाउंट को। और उसके बाद में ये कंडेंस होके 10 पॉइंट से, ये 10 पॉइंट पे था वाई अमाउंट, 10 पॉइंट से कंडेंस होके ये पहुंच जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है। तो दोनों की कोई मिक्सिंग नहीं होगी, दोनों का प्रेशर अलग अलग है। जो बॉयलर प्रेशर है वो 15 बार है, सॉरी 15 मेगा पास्कल है, और जो वाई अमाउंट की स्टीम हमने एक्सट्रैक्ट की थी हाई प्रेशर टरबाइन से उसका प्रेशर 4 मेगा पास्कल। तो 4 मेगा पास्कल से 4 मेगा पास्कल पे प्रेशर पे ही जो इसका स्टेज है वो 6 पॉइंट के टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, 6 पॉइंट पे पहुंच जाएगा कंडेंस होने के बाद, और जो 1 माइनस वाई अमाउंट है बॉयलर प्रेशर पे वो पहुंच जाएगा 5 पॉइंट पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाई अमाउंट था 4 मेगा पास्कल पे उसका प्रेशर एक तीसरे पंप में इंक्रीज करेंगे और उसका प्रेशर अब लेके जाएंगे बॉयलर प्रेशर, ठीक है। अब 7 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो बॉयलर प्रेशर यहाँ पे अचीव हो गया। टीएस डायग्राम में देखेंगे तो 6 to 7 हमने वाई अमाउंट जो था उसका कंप्रेशन किया और उसको लेके गए हम बॉयलर प्रेशर तक, यानी कि 15 मेगा पास्कल। तो 7 पॉइंट पे ये आ गया, 7 पॉइंट पे वाई अमाउंट बॉयलर प्रेशर 15 मेगा पास्कल पे आ गया, और 5 पॉइंट पे 1 माइनस वाई अमाउंट बॉयलर प्रेशर 15 मेगा पास्कल पे आ गया। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर, ठीक है। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया, क्योंकि दोनों सेम प्रेशर पे थे। तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा था 7 पॉइंट पे, इसका टेम्परेचर कम था 5 पॉइंट पे। तो इसका टेम्परेचर 5 पॉइंट से इंक्रीज होके पहुंच जाएगा 8 पॉइंट पे, और इसका 7 पॉइंट का टेम्परेचर डिक्रीज होके पहुंच जाएगा 8 पॉइंट पे। दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा मिक्सिंग के बाद में, तो ये पहुंच जाएगा 8 पॉइंट के टेम्परेचर, ठीक है। अब 8 पॉइंट के टेम्परेचर के साथ ये जो अब 1 माइनस वाई और वाई दोनों मिक्स होके पूरे का पूरा 100% मास बन गया है, वो पूरे का पूरा मास 8 पॉइंट से जाएगा, 8 पॉइंट से जाएगा बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो बॉयलर के अंदर अब वो एंटर करेगा और उसका इस 15 मेगा पास्कल पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होगी और वो जो टेम्परेचर है उसका वो पहुंच जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज द कंप्लीट साइकिल जो कि एक्चुअल स्टीम साइकिल यूज होती है, जिसमें 2 स्टेजेस हैं रीजनरेशन की और एक स्टेज है रीहीटिंग। अब इससे फायदा क्या है, देखो रीहीटिंग का फायदा तो मैंने बताया था, रीहीटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें टरबाइन के एग्जिट पे स्टीम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव चाहिए, मतलब वो कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें रीहीटिंग करते हैं। अब देखते हैं रीजनरेशन से कितना फायदा हुआ। देखिए अगर हम रीजनरेशन नहीं करते, एक बार में इसको रीहीटिंग करके यहाँ पूरे का पूरा मास 1 पॉइंट पे होता, तो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक उसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता, और 2 पॉइंट से पूरी हमें हीट ऐड करनी पड़ती कांस्टेंट प्रेशर पे 2 पॉइंट पे। यानी कि अब हम कहाँ से बॉयलर में जो एंट्री हुई है वो किस पॉइंट पे हुई है, 8 पॉइंट पे। और अगर हम पूरी का पूरा इसको पूरे का पूरा एक ही बार में इसको एक्सपेंड करते तो क्या होता, अगर रीजनरेशन नहीं करते तो 2 पॉइंट से हीट एडिशन होता, तो हीट एडिशन कितना कम हो गया, और वर्क प्रोड्यूस जो हो रहा है वो तो उतना ही हो रहा है अभी भी, ठीक है। तो इसलिए वर्क प्रोड्यूस में थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन हीट एडिट बहुत ज्यादा कम होने की वजह से इफिशियंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एक्चुअल स्टीम साइकिल। उसके बाद एक यूज होता है आजकल कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। कंबाइंड साइकिल में 2 साइकिल को कंबाइन किया जाता है, बेटन साइकिल को और स्टीम साइकिल। तो बेटन साइकिल में क्या करते हैं, वही कंप्रेसर ओपन, यहाँ पे क्लोज साइकिल यूज होती है। क्लोज साइकिल में जो एयर उसमें फिल होती है, एयर कंप्रेस होती है, उसके बाद कंबशन चैम्बर सॉरी हीट एक्सचेंजर में एक कंबशन कहीं पे और पे कंबशन करके उसमें हीट ऐड करते हैं, और उसके बाद में जो गैसेस हैं वो, या ओपन साइकिल में इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर क्लोज साइकिल यूज होती है। उसके बाद में गैस टरबाइन में उसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने के बाद जब उसकी कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग करने में क्या करते हैं, वो हीट ट्रांसफर कर देते हैं वाटर को, जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे दूसरी एक रैंकाइन साइकिल रन होती है। तो कंबाइंड साइकिल की जो इफिशियंसी है वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रैंकाइन साइकिल पावर प्लांट की इफिशियंसी, थर्मल पावर प्लांट की, और फिर गैस टरबाइन पावर प्लांट की इफिशियंसी। तो अगर हम दोनों की इंडिविजुअल इफिशियंसी से कंपेयर करें तो कंबाइंड साइकिल जो पावर प्लांट होते हैं उनकी इफिशियंसी काफी ज्यादा होती है। इसलिए आजकल जो मॉडर्न पावर प्लांट्स हैं उसमें ज्यादातर
कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था स्टीम पावर प्लांट और रैंकाइन साइकिल के बारे में। तो इस लेक्चर में बस इतना।